हेलो। तो आज का हमारा सेशन होने वाला है एक गाइड की तरह, एक गाइडेंस की तरह ऑन आर रिटायरमेंट, कि अगर जो मेंबर्स अभी तक रिटायर नहीं हुए हैं, काफ़ी सारे मेंबर्स हैं जो 50 में से आए थे, जिनका एज 50+ है और जो अभी भी काम करते हैं, जो अभी भी वर्किंग है और उनको थोड़ा सा समय है अभी रिटायर होने के लिए। कुछ ऐसे मेंबर्स हैं जो अभी अभी रिटायर हुए हैं और कुछ ऐसे मेंबर्स हैं जिनको थोड़ा सा वक्त हो चुका है रिटायर होने के बाद। तो उनके लिए आज का हमारा ये आप सभी के लिए सेशन हमारा आज का है, जहाँ पे हम रिटायरमेंट प्लानिंग के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। एंड वी हैव अ वंडरफुल पर्सन जॉइनिंग विद अस टुडे, विच इज मिस्टर संदीप सिंघी जी, जो कि एक प्रोडक्ट स्पेशलिस्ट है इन HDFC म्यूचुअल फंड। और वो आज हमें बताएंगे हमारे रिटायरमेंट प्लान के बारे में। मिस्टर संदीप मिस्टर संदीप जी को एक्सपीरियंस है ओवर 20 years इन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री, और वो एसोसिएटेड है विद HDFC एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड से सिंस 2007। और वो अलग अलग रोल्स में से होके उनका जो सारा एक्सपीरियंस है उनका एक समरी आज वो हमें देने वाले हैं थ्रू हिज लेक्चर टुडे। एंड वी गोना listen about the retirement plans as well. So we'll go to Sandeep ji now. Hello Sandeep ji. हाय हेलो नमस्ते एवरीवन। जय Yes. जिनेंद्र। अ, तो आज हम लोग बहुत एक इंटरेस्टिंग विषय पे बात करेंगे, रिटायरमेंट से रिलेटेड है। योगिता जी ने बहुत अच्छे से उसको समराइज किया है और हम लोग एक प्रेजेंटेशन भी शेयर करेंगे आपसे। Yes. ग्रेट। So thank you. Namaste, everyone. It's a pleasure to be with you today for this session. And as the title is saying, it's a future ready, a guide for retirees and soon to be retired individuals. So ये एक सेशन है जो इन्वेस्टर अवेयरनेस के थ्रू है, जिसमें हम लोग ये बताएंगे जो लोग रिटायर होना चाहते हैं या रिटायर हो चुके हैं या रिटायरमेंट में जी रहे हैं, उन सब के लिए कि हम किस तरह से अपना रिटायरमेंट को प्लान कर सकते हैं। और अगर आप लोगों की बात करें तो आप लोग में से कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने जिंदगी को अच्छे से फुलेस्ट जिया है। और आपने वो जमाना भी देखा है जब हम लोग तार भेजते थे एक दूसरे के लिए, जब हम लोग चिट्ठियां भेजते थे या हम ट्रंक कॉल करते थे या हम लैंडलाइन के थ्रू बात करने की कोशिश करते थे। आपने आज का भी जमाना देखा है जहाँ पे हम व्हाट्सएप वीडियो कॉल या आज हम जो वेबिनार कर रहे हैं, आपने ये जमाना भी देखा है। तो आपने एक बहुत लंबा समय देखा है, दुनिया को चेंज होते हुए देखा है। आपने आपने अपने परिवार को मैनेज किया है, कई सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, आपने आपने उन सबको भी मैनेज किया है और आपने सोसाइटी को भी सपोर्ट किया है किसी न किसी तरह से। लेकिन आज जो आपका समय है, इस समय को हम लोग गोल्डन ईयर्स कहते हैं। और गोल्डन ईयर्स इसलिए कहते हैं क्योंकि जिस तरह से सोना तप के चमकता है, उसी तरह से आपका जो जीवन है वो भी इसी तरह से एक मेहनत से जिया हुआ जीवन है, जिसको अब आप अपने गोल्डन ईयर्स में है, जिसे हम रिटायरमेंट ईयर्स भी कहते हैं, या आप जल्दी रिटायर होने वाले हैं। उसके लिए भी आप आगे प्लान करना चाहते हैं। तो अगर हम रिटायरमेंट की बात करें तो हम लोगों ने कई सवाल भी पूछा था कि आपसे कि आप रिटायरमेंट में किस तरह से क्या चीज आप मिस करते हैं। तो कई लोगों ने, या क्या चीज बेस्ट है रिटायरमेंट के लिए, तो काफी लोगों ने ये भी हमें बताया था कि ऑलमोस्ट 38% लोगों ने हमें बताया कि हम परिवार के साथ समय व्यतीत करना चाहते हैं। और 38% लोगों ने ऐसा कहा है। कई लोगों ने ये भी कहा हमें कि हम हॉबीज को परस्यू करना चाहते हैं और हॉबीज को परस्यू कर रहे हैं। कई लोगों ने ये भी कहा कि हम जो एक जब जॉब में या एक बिजनेस में रहते हैं तो एक हमेशा तलवार लटकी हुई रहती है कि ये काम इतने समय में ही खत्म होना है, हम उस डेडलाइन से बाहर निकल चुके हैं। कई बार ये भी मन करता है कि हम ट्रैवल करना चाहें और हम ट्रैवल नहीं कर पाते क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटीज इतनी होती है। तो रिटायरमेंट हमें वो फ्रीडम भी देता है। हमने आपसे ये भी एक सवाल पूछा था कि आप रिटायरमेंट में क्या चीज मिस करते हैं। तो ऑलमोस्ट 50% लोगों ने ये कहा कि हम एक डेली रूटीन और एक पर्पस मिस करते हैं। तो उस सब के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। इसीलिए जो हमारा पहला स्लाइड है, जिसे हमने 1 मिनट, इसलिए हमने इसको टाइटल ही इस तरह से दिया है कि लेट्स विजुअलाइज योर रिटायरमेंट। आप लोग तो इसको जी ही रहे हैं और कई लोग इसमें हैं जो सून जल्दी रिटायरमेंट रिटायरमेंट लेने वाले भी हैं। तो आप ये समझिए कि अगर आप आज रिटायर हो गए हैं तो आप रिटायरमेंट में क्या कुछ करेंगे। आप अपना आंसर्स चैट बॉक्स में डाल सकते हैं कि आप रिटायरमेंट में क्या देख रहे हैं, अपने आप को क्या करते हुए देख रहे हैं आप अपने आप को। अगर हाँ आप लोग कुछ मेंबर्स, यू कैन ऑलवेज रेज योर हैंड्स एज वेल अगर आप कुछ बात करना चाहते हैं या फिर बताना चाहते हैं तो। बट कुछ मेंबर्स का यहाँ पे आंसर आ गया है हमें, जैसे म्यूचुअल फंड्स या स्पिरिचुअल होना चाहते हैं कुछ मेंबर्स फैमिली लाइफ चाहते हैं, कुछ मेंबर्स ट्रैवल करना चाहते हैं, क्रूज पे जाना चाहते हैं। ब्यूटिफुल। वाह,
ग्रेट। तो हम लोगों ने बेसिकली इस जो भी विजुअलाइज आप करना चाह रहे हैं इसको हमने चार बकेट में डिवाइड किया है, क्योंकि ये जो चार बकेट्स है यही एक हमारे रिटायरमेंट के लिए एक पिलर है। अगर आप बात करें एक हेल्थ के बारे में, आई थिंक रिटायरमेंट में या रिटायरमेंट जब आप जी रहे हैं, हेल्थ बिकम्स पैरामाउंट। और आई थिंक ख्याल में भी काफी कुछ आपने देखा है, जुम्बा से लेके अलग अलग तरह से मेडिटेशन और कई तरह से हेल्थ के लिए ये एक्टिविटीज करते हैं। इसीलिए हमने यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट हेल्थ पे दिया है ध्यान, कि आपका फिजिकल और मेंटल वेलबीइंग कैसा है। उसके बाद हम वेल्थ के बारे में बात करेंगे, क्योंकि हेल्थ अगर अच्छा है तभी आप पैसे को भी अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे। और पैसे को हम किस तरह से एंजॉय कर सकते हैं, हमारा कैश फ्लो कैसा होना चाहिए, हमने एक अनिश्चितताओं के लिए हमने अगर कुछ पैसा सेव किया है नहीं किया है, और हम अपने नेक्स्ट जनरेशन के लिए क्या प्लानिंग करना चाहते हैं, वो सब हम वेल्थ में बात करेंगे। कई बार रिटायरमेंट के बारे में हम पर्पस भी होना चाहिए, क्योंकि अगर रिटायरमेंट में, क्योंकि जब आप जॉब या बिजनेस में है तो हमें पता है, हमें एक पर्पस मिला हुआ है कि वी हैव टू डू दीज थिंग्स, ए बी सी डी टाइप्स, वी हैव टू गो टू ऑफिस, वी हैव टू वर्क, वी हैव टू इंटरेक्ट, वी हैव टू मेक अ प्रेजेंटेशन, वी हैव टू डू सम सेल्स। सो वो एक पर्पस होता है जॉब में, तो हमें वो पर्पस भी आइडेंटिफाई करना है रिटायरमेंट में, कि हम कुछ हॉबीज को परस्यू करना चाहते हैं, हम कुछ नए गोल्स को आइडेंटिफाई करके उसके तरफ अग्रसर होना चाहते हैं, हम कुछ रिलेशनशिप में भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। कि कई बार जॉब में होता है कि कई बार हम अपने नियर एंड डियर वन से मिल नहीं पाते, बात नहीं कर पाते हैं, तो वहां पे हम उस थोड़ा सा समय देना चाहते हैं। और टेक्नोलॉजी भी हमें हमें कनेक्टेड रहना चाहिए, क्योंकि आज के समय में अगर आप टेक्नोलॉजी से कनेक्टेड नहीं है तो ये बहुत बड़ा कई बार चैलेंजिंग सिचुएशन आ जाता है। तो ये जो आज जो हमारा रिटायरमेंट का जो सेशन है ये इन चार मुद्दों पे आधारित है। सबसे पहले हेल्थ के लिए अगर हम बात करते हैं तो हमें फिट रहने की ज्यादा जरूरत है। फिट रहने के लिए आप पूछा था कि आप में से कितने लोग हेल्थ की तरफ फोकस करते हैं, तो आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने हमें ये जवाब दिया कि हेल्थ की तरफ आप फोकस रहते ही हैं और आप अपना डेली और रेगुलरली हेल्थ चेकअप भी करते हैं। आपको ये एक फिटनेस रूटीन की तरह भी आप इसको बना सकते हैं। सुबह शाम को आपको वॉक करना चाहिए। मेंटल वेलनेस भी एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार आप मेंटल वेलनेस के लिए आप मेडिटेशन कर सकते हैं, आप कई बार हॉबीज के थ्रू कर सकते हैं, या सोशलाइज भी कर सकते हैं। आई थिंक ये जो ऐप ख्याल ऐप है, इसने सोशलाइजिंग के लिए एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म आप लोगों को दिया हुआ है, कि जिसमें आप इंटरेक्ट कर सकते हैं कई गेस्ट के साथ, आप एक दूसरे के साथ भी इंटरेक्ट कर सकते हैं। एक कम्युनिटी बन गई है, जिस वजह से जो कई बार आप ऐसा महसूस करेंगे कि जो अकेलापन रहता है वो इस सब चैनल्स के थ्रू आप अकेलापन नहीं महसूस करेंगे। इसलिए सोशलाइजिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। हेल्थ इंश्योरेंस भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि जब आप देखेंगे कि जब आपका जो अर्निंग फेज था उसमें सबसे बड़ा जो कॉस्ट था वो बच्चों के एजुकेशन का था, बट आप जब रिटायर हो जाते हैं तो एक सबसे बड़ा जो कॉस्ट आता है वो हेल्थ का कॉस्ट आता है। अगर हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है तो हमें कुछ ना कुछ ऐसे गवर्नमेंट ने प्रावधान दे रखे हैं, जहाँ पे जैसे कुछ जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं उसमें आप एनरोल करा सकते हैं, और उसके बाद आप कुछ कुछ मेडिकल इंश्योरेंसेस ले सकते हैं, टॉप अप कर सकते हैं मेडिकल इंश्योरेंस को। कई बार ऐसा देखा गया है कि मेडिकल इंश्योरेंस के साथ आप क्रिटिकल इलनेस राइडर्स को भी टॉप अप कर सकते हैं। तो मैं बेसिकली इन सब के लिए स्पेशलिस्ट नहीं हूँ, बट रिटायरमेंट के लिए क्या चीज जरूरत है मैं उस बारे में आज चर्चा कर रहा हूँ। तो इसलिए ये इंश्योरेंस का टॉपिक भी एक इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जब आप रिटायर होते हैं तो insurance also becomes very important, because this is one cost which continues to increase। और अगर आप इन्फ्लेशन की बात करेंगे, हेल्थ केयर में आप इन्फ्लेशन की बात करेंगे, वो नॉर्मल इन्फ्लेशन से ज्यादा हेल्थ केयर में इन्फ्लेशन है। जिस तरह से आप अगर बच्चों का एजुकेशन में इन्फ्लेशन देखेंगे वो 10 से 12% के आसपास में है, नॉर्मल इन्फ्लेशन हमारा 6 से 8% के बीच में है। तो हेल्थ केयर का जो इन्फ्लेशन है वो 10 से 15% के बीच में ऑन एन एवरेज रहता है। तो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग अपना हेल्थ इंश्योरेंस के तरह भी ध्यान दें, और गवर्नमेंट की जो फैसिलिटीज मिली हुई हैं उसको भी एनरोल करें। वेल, ट्रैकिंग योर एक्सपेंसेस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, और ये हमें ट्रैक करना भी चाहिए, क्योंकि अगर हमारे पास अभी जो सोर्स है पैसे का वो अभी लिमिटेड हो गया है, तो हमें जो एक्सपेंसेस है वो ध्यान में रखना चाहिए। और एक्सपेंसेस कहाँ पे जा रहा है, किस किस चीजों में हम खर्चा कर रहे हैं, अगर हम एक टैबुलेट करके कहीं पे रखें, लिख के रखें। और यहाँ पे मैं अपने फादर के बारे में बताना चाहूंगा। उनकी भी एज 75 है, बट उनकी खासियत क्या है कि वो शुरुआत से ही जब भी घर का कोई खर्च होता है या कोई भी छोटा बड़ा खर्च होता है, उन्होंने अपना एक डायरी बना के रखा हुआ है, जिसमें वो एक
एक्सपेंसेस को नोट करते हैं और एट द मंथ एंड एक हमें एक आइडिया लग जाता है कि घर खर्च क्या है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि उस घर खर्च के लिए हम लोग अब एक डायरी मेंटेन करें या उसको हम ऐप के थ्रू मेंटेन करें और उसमें हम क्या जो खर्चे हैं उसको मेंटेन करें। और यहाँ पे एक मैं छोटी सी कहानी भी सुनाऊंगा। चींटी और टिड्डे की कहानी, एंट एंड द ग्रॉसहॉपर की कहानी आपने सुनी होगी। इसको अपने नाती पोतों को भी आपने ये कहानी सुनाई होगी, जिसमें जो एंट होता है, जो चींटी होती है, वो अपना खाना ठंड के समय के लिए कंटिन्यूअसली मेहनत करके बचाती रहती है। वहीं पे टिड्डा या जो ग्रॉसहॉपर है, वो मस्ती करता रहता है और वो गाना गाता रहता है। और जब ठंड आती है तो एंट की ज़िंदगी बड़े कंफर्टेबली निकल जाती है, बट ग्रासहॉपर के पास या टिड्डे के पास खाने को कुछ भी नहीं होता है। तो ऐसे सब सिचुएशन में हम लोग जो बेसिकली हैं, जो हम लोग की जो कम्युनिटी है, जो रिटायरीज़ हैं, वहाँ पे हम लोग, आप देखिए कि ये हम लोग एंट की तरह हैं। अपना जीवन अभी तक हम लोगों ने इसको अच्छे से जिया है, हमने एक कॉर्पस क्रिएट करके रखा है। अब उसी कॉर्पस के थ्रू हमें वो ज़िंदगी को आगे जीना है और हमें उस ज़िंदगी को आगे जीने के लिए उसको थोड़ा-सा अपने को मॉनिटर करने की ज़रूरत है कि हमारे जो खर्चे हैं वो किस तरफ जा रहे हैं। या हमें ये भी प्लान करना है कि हमारे जो खर्चे हैं आगे, हमारे जैसे हेल्थ केयर कॉस्ट है, वो बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, उन सब के लिए होना चाहिए। और कई बार ऐसा भी माना जाता है कि कई बार मेडिकल अर्जेंसी आ जाती है, इमरजेंसी आ जाती है, उसके लिए भी हमने कुछ बफर क्रिएट करके रखा है कि नहीं। तो नॉर्मली ऐसा माना गया है कि हमें 3 से 6 महीने का जो अपना घर खर्च का पैसा है, वो एटलीस्ट एक इमरजेंसी बफर की तरह अपने क्रिएट करके रखें कि कल को कभी अचानक से कुछ ज़रूरत पड़ जाए तो हमारे पास उस इमरजेंसी बफर को हम यूटिलाइज़ कर सकें। और हम लोग ये कैसे कर सकते हैं, इस बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। नॉर्मली जब हम रिटायरमेंट के बारे में बात करते हैं तो एक थंब रूल है कि हमें रिटायरमेंट का कॉर्पस कितना होना चाहिए। तो हर एक व्यक्ति का रिटायरमेंट अलग-अलग है। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि यू कैन कॉपी समबडीज एल्सेस रिटायरमेंट बिकॉज़ टू इंडिविजुअल्स आर कंप्लीटली डिफरेंट। सो देयर कुड बी एन इंडिविजुअल, जैसे अगर आप मेरे पेरेंट्स को देखेंगे तो वो मेरे सैलरी पे डिपेंडेंट है अपने जीवन यापन के लिए। बट इफ यू लुक एट माय फादर इन लॉ, he is dependent on his corpus, but his ability to take risk is not there. But there could be another person who is getting a decent amount of pension, who is getting whose child and children are well settled, so they want to enjoy life, so their risk appetite is very different. So हम लोग जितने भी लोग यहाँ पे हैं, किसी का भी एक रिटायरमेंट सिमिलर नहीं हो सकता है। सब रिटायरमेंट का सबका अलग अलग होता है। बट एक थंब रूल के हिसाब से कि रिटायरमेंट में कितना कॉर्पस होना चाहिए, उसको अगर हम देखें तो हम लोग एक थंब रूल यूज करते हैं, 25x रूल। जिसमें अगर हमारा जो मंथली एक्सपेंस है उसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए 12 के साथ और उसको फिर मल्टीप्लाई करते हैं 25 के साथ, तो हमें एक रिटायरमेंट कॉर्पस आ जाता है। अज्यूम करते हैं कि अगर हमारा जो घर खर्च है वो 50,000 रुपए महीना है, तो आप इंटू 12 करेंगे तो हमें एनुअल एक्सपेंसेस मिल जाएगा विच इज लाइक 6 लाख रुपीज। और इंटू 25 करेंगे तो 1.5 करोड़ का कॉर्पस हमें चाहिए होता है इन्वेस्टमेंट के लिए। और अगर आपका यही घर खर्च 1 लाख रुपए महीना है तो वो 3 करोड़ के आसपास हो जाता है। और यही आपका घर खर्च अगर 25,000 रुपए महीना है तो करीब करीब आपका घर खर्च 75 लाख रुपए के आसपास हो जाता है। तो ये एक जेनेरिक थंब रूल है। इसमें इन्फ्लेशन को, लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस को, लाइफ एक्सपेक्टेंसी को नहीं कंसिडर किया गया है। अगर आप इन सबको कंसिडर करेंगे तो आप इस अमाउंट को और बढ़ा सकते हैं और इसके बावजूद हमें 10 से 15% का बफर रखना चाहिए, क्योंकि कई बार होता है रिटायरमेंट के लिए हम जितना भी प्लान कर ले हमें वो सरप्राइजेस तो फिर भी मिलते ही हैं। इसलिए एक थंब रूल है, थंब रूल के साथ आप थोड़ा-सा 10-15% का बफर क्रिएट करके आप इसको प्लान कर सकते हैं। जब हम लोग रिटायरमेंट की बात करते हैं तो हमारे पास जो हमने पूंजी इकट्ठी करी है, वी हैव टू सर्वाइव ऑन दैट। सो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें ऐसे इन्वेस्टमेंट्स नहीं करने हैं जहाँ पे रिस्क बहुत ज्यादा हो जाता है। हमें इस तरह के इन्वेस्टमेंट में पैसों में उतार चढ़ाव कम, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है अवेलेबल जिसको आप कंसिडर कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड इसलिए भी अच्छा है क्योंकि अगर आप म्यूचुअल फंड को नॉर्मली देखेंगे, ये एक प्रोफेशनली मैनेज्ड होते हैं। इनमें एक रिस्क डाइवर्सिफिकेशन होता है क्योंकि वो एक पर्टिकुलर स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करते हैं। इसमें ट्रांसपेरेंसी भी रहता है क्योंकि म्यूचुअल फंड के जो पोर्टफोलियोज हैं शुरुआत कर सकते हैं। लिक्विडिटी भी है, पैसा भी आप कभी भी इसमें से विड्रॉ कर सकते हैं और ये एक तरह से सेबी रेगुलेटेड भी है।
इसीलिए हम लोग ये कई बार कहते हैं कि जब भी आप डाइवर्सिफाई करें, इसका मतलब ये नहीं है कि सारे के सारा इन्वेस्टमेंट एक ही जगह पे रख के आपको उनको डाइवर्सिफाई करना चाहिए। कई बार कुछ कॉमन मिस्टेक्स होते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, जैसे कि कई बार ये देखा गया है कि जो सबसे ज्यादा ट्रेंड में इन्वेस्टमेंट होता है, वो जो सबसे ज्यादा रिटर्न दे रहा होता है, हम नॉर्मली उसमें इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश करते हैं, तो उसे हम लोग नॉर्मली टिप्स कहते हैं। और वो टिप्स पे हमें भरोसा नहीं करना है। हमें जो अपना इन्वेस्टमेंट बनाना है वो थ्रू म्यूचुअल फंड्स बना सकते हैं, या आपका जैसे भी रिस्क एपेटाइट है, अगर आप फिक्स डिपॉजिट टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट्स में करना चाहते हैं, आप वहां पे भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन हमें उन प्रोडक्ट्स में इन्वेस्टमेंट नहीं करना है जहां पे एकदम रिटर्न, ऐसा कोई बोल रहा है कि इसमें 40% रिटर्न आ सकता है, पैसा 2 साल में हम डबल कर सकते हैं। इस तरह के इन्वेस्टमेंट्स में हमें नहीं करना चाहिए। और हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हम जिस भी इन्वेस्टमेंट में को कर रहे हैं, वो एक रेगुलेटेड इन्वेस्टमेंट्स हो। कई बार आप देखेंगे कि हम कई बार अनरेगुलेटेड इन्वेस्टमेंट की तरफ भी आकर्षित हो जाते हैं, जहां पे ये हमें ये अपॉर्चुनिटी दिखाई जाती है कि आप अगर इस स्कीम में पैसा डालेंगे तो आप देखेंगे कि 2 साल में पैसा डबल हो रहा है। किसी का एग्जाम्पल ले रहे होंगे कि शर्मा जी ने इसमें इन्वेस्टमेंट करके हर दूसरे साल उनका पैसा डबल हो रहा है, लेकिन वो शर्मा जी कौन है किसी को नहीं पता। तो इस तरह के जो रिटर्न्स होते हैं, जो मिस्टेक्स होते हैं, हमें वो अवॉइड करना चाहिए। हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आज के डेट में ये इन्फ्लेशन एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। इन्फ्लेशन को आप इस तरह से देख सकते हैं कि अगर मैं अपने जीवन काल में बात करूँ, जब मैं स्कूल में पढ़ने जाता था, तो स्कूल फीस ₹250 पर मंथ था। अगर आप अपने समय की बात करेंगे, शायद ₹25 या ₹10 स्कूल फीस था। बट अगर आज अपने आप पोतों के बारे में, या मैं अपने बच्चों के बारे में अगर बात करूँ, तो वो महीने का स्कूल फीस ₹25,000 तक चला गया। तो आप इन्फ्लेशन देख सकते हैं, ₹25 से ₹250 से ₹25,000 महीना हो गया है। तो हमें इन्फ्लेशन को इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो हमें इस तरह के प्रोडक्ट्स में भी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, जो हमें इन्फ्लेशन से ज्यादा रिटर्न दे सके। और कई बार ये भी देखा गया है कि जब आपने कॉर्पस क्रिएट किया, और कॉर्पस क्रिएट करने के बाद आप ये सोचते हैं कि अगर हम इसमें से विड्रॉ करें, हमें वो विड्रॉवल रेट बहुत हाई नहीं रखना चाहिए, क्योंकि हर एक प्रोडक्ट की कैपेसिटी होती है। अगर वो प्रोडक्ट 6-7% का रिटर्न दे रहा है, और आप उसमें से 10 से 12% दुगुना रफ्तार से विड्रॉ करेंगे, तो कई बार ऐसा देखा गया है कि आपका जो कॉर्पस है वो जल्दी खत्म भी हो जाता है। तो हमें उन सब चीजों का ध्यान रखते हुए हमें अपने रिटायरमेंट इन्वेस्टमेंट्स को प्लान करना है। जब हम रिटायरमेंट के बारे में बात करते हैं, क्योंकि आपने तो ये जाना ही है कि अभी सैलरी बंद हो गई, अभी हमें कंटिन्यूअस सैलरी चाहिए। अब वो कंटिन्यूअस सैलरी कहाँ-कहाँ से आ सकती है, तो उसमें कई तरह के ऑप्शंस अवेलेबल हैं आपके पास। आप में से कई लोगों ने ये भी हमें बताया कि काफ़ी लोग जो है, जो रिटायरमेंट के लिए ऑलमोस्ट 40% लोगों ने हमें बताया कि पेंशन पे डिपेंडेंट है, और करीब-करीब 6% लोगों ने हमें ये भी बताया कि म्यूचुअल फंड में डिपेंडेंट है, कुछ लोगों ने रेंट पे भी बताया कि डिपेंडेंट है, और काफ़ी लोगों ने फिक्स्ड डिपॉज़िट में भी बताया कि हम अपने जीवन यापन के लिए, अपने रिटायरमेंट चेक के लिए हम डिपेंडेंट है। तो ये जो मैं यहाँ पे सजेस्ट कर रहा हूँ, ये एक ओपन एंडेड ऑप्शन है कि आप इसमें क्या-क्या चूज़ कर सकते हैं। अगर जो मैंने आपको रिटायरमेंट का कॉर्पस के लिए आपको बताया, और उस रिटायरमेंट कॉर्पस में अगर तो शॉर्टफॉल हो रहा है आपको, तो आपको अल्टरनेटिवली वर्क भी करना पड़ सकता है कुछ समय, सो दैट यू आर एबल टू रीच टू योर रिटायरमेंट गोल ऑफ दैट अमाउंट। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, तो पेंशन हो गया या एन्युटी जिसे बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। एन्युटी के थ्रू आप रेगुलर इनकम भी ले सकते हैं, और ये एक नॉर्मली टैक्सेबल होता है। म्यूचुअल फंड्स के थ्रू भी आप रेगुलर इनकम क्रिएट कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड में दो तरह से आप रेगुलर इनकम जनरेट कर सकते हैं। एक तो डिविडेंड इनकम होता है, या आजकल म्यूचुअल फंड में इस टर्म को डिविडेंड को आईडीसीडब्ल्यू कहते हैं, जिसे हम इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम विड्रॉवल कहते हैं। साथ में हम एसडब्ल्यूपी को भी ऑप्ट कर सकते हैं। एसडब्ल्यूपी सिस्टमैटिक विड्रॉवल प्लान है, जो आपको म्यूचुअल फंड से रेगुलर इनकम दे सकता है। एसडब्ल्यूपी को सबसे सरल भाषा में अगर हमें समझना है, तो ये एक एसआईपी का उलट है। एसआईपी में हम हर दिन एक पर्टिकुलर अमाउंट इन्वेस्टमेंट करते हैं। एसडब्ल्यूपी में हम हर दिन, जब भी महीने का एक तारीख हमने फिक्स कर लिया, वहां से हम रेगुलर इन्वेस्टमेंट को विड्रॉवल कर सकते हैं। आप इसमें रेंटल इनकम के थ्रू भी आप अपना रिटायरमेंट पेचेक को आप कर सकते हैं, आप पार्ट टाइम वर्क कर सकते हैं। और एक नया कॉन्सेप्ट है रिवर्स मॉर्गेज का, कि कई बार हमने ये भी ऑब्जर्व किया है कि इनकम सोर्सेज ही नहीं है, बट आपके पास अगर घर है, तो जिस तरह से शुरुआत के समय में हम घर खरीदने के लिए ईएमआई
देते थे, उसी तरह से अगर रिटायरीज के केस में अगर आपके पास कोई भी सोर्स ऑफ इनकम नहीं है बट आपके पास घर अवेलेबल है, तो उस घर के अगेंस्ट में आप एक रेगुलर आपको कैश फ्लो मिल सकता है, जिसे रिवर्स मॉर्टगेज कहते हैं। ये आज के समय में इंडिया में बहुत पॉपुलर नहीं है, बट अगर आप ग्लोबली देखेंगे तो ये रिवर्स मॉर्टगेज का कॉन्सेप्ट बहुत पॉपुलर है। और आज अगर हम लोग बात करें, इंडिया में आज 2025 में ऑलमोस्ट 10% ऐसे लोग हैं जो 60 के ऊपर हैं, लेकिन अगर आप अगले 25 से 30 सालों में देखेंगे, ऑलमोस्ट ये जो परसेंटेज है 10% बढ़ के 20% हो जाएगा। और आई थिंक वो एक ऐसा समय भी आने लगेगा कि जब इंडिया में रिटायरीज के पॉपुलेशन और जो यंगर जनरेशन है, 18 से कम जो एज ग्रुप है, उनसे ज्यादा होने शुरू हो जाएगा। तो आई थिंक वो सब सिनेरियो को अगर देखते हुए अगर आप कभी ये ऑप्शन को भी एक्सप्लोर करना चाहें तो आप कर सकते हैं। जैसे कि मैंने एसडब्ल्यूपी के बारे में आपसे बात किया, ये एक बहुत इनोवेटिव तरीका है, इसीलिए हमने इसको टाइटल दिया है सेकेंडरी इनकम वेल प्लान, कि अपना सिस्टमैटिक विड्रॉवल प्लान आप इसको खुद से डिजाइन कर सकते हैं। जो आपने म्यूचुअल फंड में कॉर्पस क्रिएट किया है, वहां से आप रेगुलरली आप एक फिक्स्ड इनकम चूज करके विड्रॉ कर सकते हैं। आप उसमें अपने मर्जी से आप अमाउंट चूज कर सकते हैं, अपने मर्जी से आप फ्रीक्वेंसी डिसाइड कर सकते हैं कि आपको हर 15 दिन में पैसा चाहिए, या हर महीने आपको पैसा चाहिए, या हर क्वार्टर में आपको पैसा चाहिए। वो आप डिसाइड कर सकते हैं। और जब आप विड्रॉवल करते हैं, ये एक टैक्स एफिशिएंट होता है, क्योंकि जब आप विड्रॉवल करते हैं तो कुछ कंपोनेंट इसमें इनकम का कंपोनेंट होता है, कुछ कंपोनेंट आपका प्रिंसिपल पर होता है, और आपको जो टैक्स है वो आपको विड्रॉवल कंपोनेंट पे, जो कि आपका गेन कंपोनेंट है, उसी पे आपको देने की जरूरत है, आपको प्रिंसिपल पे देने की जरूरत नहीं है। इसलिए वो जो विड्रॉवल है वो टैक्स एफिशिएंट हो जाता है। और ये एक रिटायरीज के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन म्यूचुअल फंड के थ्रू है, जिसमें आप रेगुलर इनकम कर सकते हैं। एक और स्ट्रैटेजी है जिसको हम लोग बकेट स्ट्रैटेजी कहते हैं। और जिन लोगों को रिटायरमेंट के लिए एसडब्ल्यूपी ऑप्शन पे नहीं वर्क करना है, वो एक बकेट स्ट्रैटेजी क्रिएट कर सकते हैं, जिसमें वो अलग अलग बकेट्स क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा होगा आपने कि हमने 4 बकेट्स क्रिएट किया हुआ है। एक हमने जो बकेट क्रिएट किया हुआ है जो एकदम रेगुलर एक्सपेंसेस के लिए चाहिए, उसी बकेट से हम अपने पैसों को यूटिलाइज करेंगे या विड्रॉ करेंगे, उसे हम इमरजेंसी बकेट कह सकते हैं, या अपना स्पेंडिंग बकेट बोल सकते हैं। जिसमें जो प्रीडोमिनेंटली जो हमारा इन्वेस्टमेंट है वो लिक्विड या लो ड्यूरेशन मनी मार्केट अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन प्रोडक्ट्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं। इन सब का जो इन्वेस्टमेंट होराइजन है वो 1 साल तक के बीच में है। ये एक डेट प्रोडक्ट्स है, और डेट प्रोडक्ट्स होने के नाते इसमें सबसे कम रिस्क माना जाता है। उसके बाद जो सेकंड बकेट है, जो 1 से 5 साल का जो बकेट है, उसमें आप पैसा रखेंगे शॉर्ट ड्यूरेशन कॉर्पोरेट बॉन्ड या इक्विटी सेविंग्स में। ये एक थोड़ा ज्यादा रिस्की हो जाता है, लेकिन ये आप अगर 2 से 3 साल 5 साल के लिए अगर पैसा रखते हैं तो इसमें भी रिस्क कम हो जाता है। क्योंकि जिस तरह से आप इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करना शुरू करते हैं, तो इक्विटी में जैसे जैसे आप समय देते जाएंगे तो आपका रिस्क फैक्टर कम होता चला जाता है। और ऐसा कई बार ऑब्जर्व करा गया है, 10 या 15 साल के लिए जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो रिस्क बहुत कम हो जाएगा। आप में से बहुत लोग कह सकते हैं कि मैं 10 या 15 साल के लिए क्यों इन्वेस्टमेंट करूं, हमारी एज ही इतनी ज्यादा हो गई है। वी तो आप वो ऑप्शन आपके पास है, आप उसमें को शॉर्ट एंड में भी आप रख सकते हैं। और कई बार अगर आप चाहें तो आप उसको लॉन्ग एंड के लिए, या जैसे अगर आप बच्चों को देना चाहते हैं, नाती को देना चाहते हैं, पोतों को देना चाहते हैं, पोतियों को देना चाहते हैं, उनके लिए भी आप ये इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो इसी तरह से जो हमारा थर्ड बकेट है वो इंटरमीडिएट ग्रोथ का बकेट आ जाता है, जिसमें प्रीडोमिनेंटली हमारे हाइब्रिड प्रोडक्ट्स आ जाते हैं, जो एक इक्विटी और डेट का मिक्स है। और इसमें आजकल एक नया प्रोडक्ट भी पॉपुलर हो रहा है, जिसे मल्टी एसेट एलोकेशन फंड कहते हैं, जो इक्विटी डेट और गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करता है। तो प्रीडोमिनेंटली इसमें तीनों एसेट क्लासेस इक्विटी डेट और गोल्ड में इन्वेस्टमेंट है, और इसमें फंड मैनेजर अपने हिसाब से एलोकेशन डिसाइड करते हैं कि किस प्रोडक्ट में हमें कितना प्रतिशत डालना है। कई बार वो मॉडल को फॉलो करते हैं, कई बार वो अपने जजमेंट को फॉलो करते हैं। इस तरह के 3-4 प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं जो अपने हमने थर्ड बकेट, जिसे 5 से 10 साल का बकेट दिया है। और जो और लंबे समय के लिए 10 से प्लस साल के लिए अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, वो आप इक्विटी स्कीम्स में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर किसी को आप लीगेसी के लिए अगर आप पैसा ट्रांसफर करना चाहते हैं, जनरेशनल ट्रांसफर करना चाहते हैं, वो सब आप इक्विटी स्कीम्स में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। हमने बात करी साथ में इन्वेस्टमेंट हेल्थ के बारे में बात करी, हमने वेल्थ के बारे में बात करी, अभी हम पर्पस के बारे में बात करते हैं। क्योंकि रिटायरमेंट हमें फ्री टाइम काफी दे देता है, और आप में से काफी लोगों ने हमें ये बताया कि आप जो फ्री टाइम है उसको आप यूटिलाइज करना चाहते हैं फैमिली के साथ। आप में से ऑलमोस्ट 38% लोगों ने बताया कि आप फैमिली के साथ टाइम इन्वेस्ट करना चाहते हैं। और आप में से 30% लोगों ने ये भी हमें बताया कि वो
हॉबीज में भी काफी टाइम करना चाहते हैं। तो मैंने यहाँ पे कुछ एक जो प्रीडोमिनेंटली हम लोग रिटायरमेंट के सेशंस करते हैं, तो जो हमें आउटपुट समझ में आया कि लोग क्या-क्या कर सकते हैं, वो हमने यहाँ पे दर्शाया है। आजकल ट्रैवल टूरिज्म बहुत पॉपुलर हो गया है, जैसे दुबई में आजकल क्रिकेट मैच चल रहा है, तो कई बार इंडिया की तरफ से हमने ऑब्जर्व किया, और ये काफ़ी सीनियर सिटीज़न्स को भी हमने ऑब्जर्व किया है कि अगर क्रिकेट के वो शौकीन हैं, तो वो उन कंट्रीज़ में जाके मैच देखना चाहते हैं। वो ज़माना गया जब हम 4 तीर्थ, 4 धाम की यात्रा की बात करते थे, बट आजकल उनका जो पैशन है, जो वो ट्रैवल की तरफ भी काफ़ी जा रहा है, और वो ट्रैवल एक स्पोर्ट्स की तरफ भी जा रहा है। हमने ये भी कई बार ऑब्जर्व किया है, क्योंकि आपके पास इतना वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस है, तो कई बार वो आप लोग ये भी चाहते हैं कि हम एक नया कुछ बिज़नेस शुरू करना चाहें, और हमारे पास एग्ज़ाम्पल्स बहुत हैं जो रिटायरमेंट के बाद लोगों ने सक्सेसफुल बिज़नेसेस स्टार्टअप किए हैं, और उसमें काफ़ी सक्सेसफुल रहा है। कई बार हमने ये भी ऑब्जर्व किया है कि रिटायर होने के बाद लोग टाइम स्पेंड करने के लिए कुछ नए स्किल्स, नए हॉबीज़ को भी वो एक्वायर करते हैं, और ऑफ कोर्स फैमिली के साथ तो हम समय व्यतीत करते ही करते हैं। हमें ये भी साथ में देखना है कि जैसे-जैसे हम रिटायरमेंट में आगे अग्रसर हो रहे हैं, तो हमें चैरिटी या लीगेसी के लिए भी हमें सोचना है। तो क्योंकि जो हम लोगों का जीवन है, उसको अगर हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करें, और हमारे चेयरमैन साहब ये बहुत अच्छी तरह से कई बार कहते हैं कि जो शुरुआत का जो हमारा जीवन था, जो बचपन का हमारा जीवन था, वो लर्निंग का जीवन था। उसके बाद जो हमारा जीवन था, वो अर्निंग का जीवन था, जिसमें हम अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपने पूरे कर रहे थे। अब जो रिटायरमेंट का जीवन आ गया है, एक अच्छे हम अगर अच्छा पैसा कमा चुके हैं, तो हमें एक सोसाइटी को वापस वी हैव टू गिव बैक टू द सोसाइटी। इसलिए हम लोग चैरिटी के बारे में बात करते हैं, और इसलिए वो 3 वर्ड सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है, लर्न, अर्न एंड रिटर्न। सो एक समय ये भी बहुत अच्छा समय है जब आप सोसाइटी के लिए सोच सकते हैं, सोसाइटी को किस तरह से हम गिव बैक कर सकते हैं, उसके बारे में हम प्लान कर सकते हैं। हम अपने नेक्स्ट जनरेशन को किस तरह से हम अपना वेल्थ शेयर कर सकते हैं या दे सकते हैं, उस बारे में आप डिसाइड कर सकते हैं। और ऑफ कोर्स लर्निंग न्यू स्किल्स के साथ हॉबीज भी कई बार है, नए-नए हॉबीज, आइडियाज ये भी आप परस्यू करने के लिए सोचते हैं। और जब हम ये सब के बारे में बात कर रहे हैं, तो हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जो समय है, जो टेक्नोलॉजी है, वो बढ़ रहा है, और मैंने आपको शुरुआत में ये कहा था कि आपकी जो जनरेशन है, जो वो जनरेशन है जो किसी समय पे अगर किसी दूसरे शहर में कोई अगर व्यक्ति से बात करनी है, तो हम तार भेजते थे या चिट्ठी भेजते थे। उसके बाद मोबाइल फ़ोन आया, और उसके बाद लैंडलाइन फ़ोन आया, फिर मोबाइल आया, और आज तो हम सब कनेक्टेड हैं व्हाट्सऐप के थ्रू और वेबिनार के थ्रू एक-दूसरे से बात कर रहे हैं। इसी तरह में बैंकिंग में भी अगर आप देखें, तो किसी ज़माने में हम लोग चेक लिखते थे। चेक को पास करने में 5 से 10 दिन, 15 दिन लगता था, और कोई एक दूसरी सिटी का चेक आ गया, तो 1 महीना भी लग जाता था। और वहीं पे आज अगर आप यूपीआई देखेंगे कि आप एक क्यूआर कोड को स्कैन करें, तो इमीडिएटली आप पैसा को ट्रांसफर कर सकते हैं। नेट बैंकिंग के बारे में हमें पता होना चाहिए, हम किस तरह से उसको यूज़ कर सकें, वो हमें पता होना चाहिए। ई-वॉलेट्स के बारे में भी हमें आइडिया होना चाहिए। कई ई-वॉलेट्स भी आपको ट्रांज़ैक्शन एग्ज़ीक्यूट करने में हेल्प कर सकते हैं। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमें बिल जो पेमेंट्स है, वो ऑटोमेट भी कर सकते हैं। अभी एक रिसेंटली आपको इंस्टेंस बताऊँ कि मेरे फादर का मेरे पास फ़ोन आया कि अ, दिल्ली विद्युत बोर्ड से एक मैसेज आया हुआ है, जिसमें दे आर सेइंग कि यू हैव टू गिव 10,000 रुपीज़ फॉर द इलेक्ट्रिसिटी बिल, यू हैव नॉट पेड द इलेक्ट्रिसिटी बिल, एंड इफ यू डोंट रीपे द अमाउंट, द इलेक्ट्रिसिटी विल गेट डिस्कनेक्टेड, यू हैव टू क्लिक ऑन दिस लिंक। क्योंकि मेरे फादर अभी भी बहुत ज़्यादा इस तरह से लिटरेट नहीं है कि वो मोबाइल में उस लिंक को कनेक्ट करके पेमेंट करे, तो वो नॉर्मली अपना पेमेंट के लिए दिल्ली विद्युत बोर्ड जाते हैं, और वहाँ पे अपना पेमेंट करते हैं। तो वहाँ पे उन्होंने बताया कि देखिए, हम तो इस तरह का कोई मैसेज भेजा ही नहीं है, ये फ्रॉड मैसेज है, अच्छा हुआ आपने क्लिक करके पैसा ट्रांसफर नहीं किया। तो इस तरह के जो फ्रॉडुलेंट जो केसेज़ आते हैं, हमें अवेयर रहना चाहिए कि कोई भी इस तरह का मैसेज आए, हमें अवॉइड करना चाहिए, और नॉर्मली हमें जो बिल आते हैं, जनरेट होते हैं, जो बिल आता है उसी का अमाउंट, क्योंकि ऑन एन एवरेज हमें आइडिया है कि गर्मियों में बिल का पेमेंट जो है बिकॉज़ ऑफ एसी यूसेज थोड़ा-सा बढ़ जाता है, सर्दियों में वो बिल का पेमेंट थोड़ा कम रहता है। तो हमें एक ध्यान रहना चाहिए कि कभी भी कोई भी अगर एक्स्ट्रा पैसे के बारे में बात कर रहा है, तो वी हैव टू अवॉइड सच थिंग्स, और व्हेन इन डाउट यू कैन ऑलवेज़ क्वेश्चन इट। कई बार ऐसा भी देखा गया है, आजकल एक डिजिटल अरेस्ट करके भी बड़ा कॉन्सेप्ट चला हुआ है, जिसमें आपके पास एक फ़ोन आएगा, उसमें ये कहा जाएगा कि आप अपने आप को एक रूम में बंद कर लीजिए, हम कस्टम से बात कर रहे हैं, ये कुरियर आपके नाम पे आया हुआ है, और
आप किसी से बात नहीं कर सकते, आप ये पैसा आप ट्रांसफ़र करेंगे तभी ये कुरियर हम छोड़ सकते हैं। इस तरह के जो चीज़ें आती हैं बिल्कुल आपको अवॉइड करना है, इस तरह के हमें किसी भी एक्टिविटी में हमें पार्टिसिपेट नहीं करना है और जो गलती से इस तरह से क्लिक कर लेते हैं तो पैसा बिल्कुल ट्रांसफ़र मत करिए। आप ये मान के चलिए कि कोई भी अगर आपसे पैसा माँग रहा है थ्रू डिजिटल मोड, वो ठीक नहीं है, वो गलत है और आप हमेशा अवॉइड करिए इस तरह से। इन्वेस्टमेंट्स भी जब ये सब करते हैं आपको एक एक ट्रैकिंग टूल को आपका हेल्प लेना चाहिए जो आपको ये बता सके कि ओके ये जो इन्वेस्टमेंट्स है ये इन्वेस्टमेंट्स हमारे यहाँ पे है, इनका वैल्यू यहाँ पे है, क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि हमें कई बार ये पता ही नहीं चलता है कि इन्वेस्टमेंट्स कहाँ पे हो रखा है, कितना पैसा हो रखा है। तो आपको ईमेल आईडीज ये सब आपको अपडेट करा के रखना चाहिए ताकि कभी भी जरूरत पड़े कैम्स के थ्रू आप ये स्टेटमेंट्स एक ही ईमेल आईडी पे हर म्यूचुअल फंड का स्टेटमेंट आपको मिल सकता है। अब 55 म्यूचुअल फंड कंपनीज़ हो गए हैं, आप 55 म्यूचुअल फंड कंपनीज़ को कॉल करके अपना स्टेटमेंट नहीं मँगा सकते हैं। आप अपना ईमेल आईडी अपडेट करके रखिए और ईमेल आईडी जब अपडेट रहेगा तो आपको कभी भी स्टेटमेंट चाहिए होगा, वो स्टेटमेंट आप जनरेट कर सकते हैं। एक ट्रैकिंग ऐप भी आप अपने पास रख सकते हैं, जो आपको ये पोर्टफोलियो का अपडेट ये सब बता सकता है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि हर रोज़, हर सेकंड आप उस पोर्टफोलियो को, ट्रैकिंग ऐप को देखें, क्योंकि कई बार इस तरह से अगर आप देखेंगे तो मन में अगर पैसा बढ़ रहा होगा तो उसको विथड्रॉ करने का भावना आएगी और पैसा अगर घट रहा होगा तो दुःख होगा कि मेरा पैसा घट गया है और वो एंग्ज़ायटी क्रिएट करेगी। हमें वो सब भी चीज़ें अवॉइड करनी है। साइबर सेफ्टी के बारे में मैंने आपसे बात किया। कोई भी अगर आपको फ़ोन करके ये बोले कि अगर आपको ओटीपी आया है, ये ओटीपी शेयर कर लीजिए, या कई बार एक इस तरह का वेबसाइट में अगर आप क्लिक कर रहे हैं जो आपको लग रहा है कि ये सही वेबसाइट नहीं है, उन सबको आपको अवॉइड करना है। कोई भी अगर आपको क्रेडिट कार्ड का नंबर, डेबिट कार्ड का नंबर या इंटरनेट पासवर्ड के बारे में कोई भी आपसे अगर माँगे, आपको बिल्कुल नहीं शेयर करना है। आई थिंक टेक्नोलॉजी के साथ कुछ इल इफेक्ट्स भी हैं, बट इफ वी आर अवेयर वी कैन ऑलवेज सेल थ्रू दीज इवेंट्स आल्सो। अ, क्या नहीं हमें करना है? ऑफ कोर्स हमें बिल्कुल ऐसा नहीं करना है कि हम ट्रेडिशनल टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट्स में ही इन्वेस्ट करते रहें, क्योंकि अगर आप अपने जनरेशन में बात करें उस टाइम पे म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स होता ही कहाँ था? वो 1964 में यूएस यूटीआई का म्यूचुअल फंड होता था, उसके बाद 2000 में म्यूचुअल फंड आना शुरू हुआ और आज अगर आप देखें तो हर बच्चा-बच्चा म्यूचुअल फंड के बारे में बात कर रहा है। लेकिन फिर भी अगर आप पेनिट्रेशन लेवल ऑन एन पैन इंडिया लेवल के बारे में अगर हम बात करें तो 6 से 8-10% के बीच में पेनिट्रेशन लेवल है। अभी भी म्यूचुअल फंड को बहुत ज़्यादा पेनिट्रेट करने की ज़रूरत है। कहने का मुद्दा सिर्फ यही है कि आप पैसा, क्योंकि उस ज़माने में आपके टाइम में सिर्फ फिक्स्ड डिपॉज़िट ही होता था या पीपीएफ होता था, हमने वहीं पे इन्वेस्टमेंट किया है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें ग्रेजुएट नहीं होना। जिस तरह से आप देखेंगे कि अ, आपने जो कम्युनिकेशन का मोड है, आपने डिजिटली अडॉप्ट किया है। एक तार के फ़ॉर्म से, एक चिट्ठी के फ़ॉर्म से, एक लैंडलाइन फ़ोन से, आप मोबाइल फ़ोन से व्हाट्सएप कॉल पे आप माइग्रेट हैं। उसी तरह से आपको इन्वेस्टमेंट्स में भी माइग्रेट करना चाहिए और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। एक ही तरह के इन्वेस्टमेंट में आपको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, डाइवर्सिफ़ाई करना चाहिए। रिटायर हो गए हैं इसका मतलब ये नहीं है कि आप इन्वेस्टमेंट को बंद कर दीजिए। जितना हो सके उतना पैसा, जितना सरप्लस हो सके उतना पैसा आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। डॉक्यूमेंटेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। कई बार हम लोग सब चीज़ों में डॉक्यूमेंटेशन भूल जाते हैं। आपके पास एक ब्लैक बॉक्स होना चाहिए, जिसमें आपके सारे इन्वेस्टमेंट्स का डिटेल्स अवेलेबल होना चाहिए कि कल को, और वो प्रोबेबली आप उसको साल में एक बार अपडेट करके रख सकते हैं कि आपके ये इन्वेस्टमेंट्स अवेलेबल हैं, फ़ोलियो नंबर, बैंक अकाउंट डिटेल्स के साथ। वो बहुत हैंडी है, क्योंकि हम लोग कई बार ये देखा है, ऑब्ज़र्व किया है कि इन्वेस्टमेंट तो करते हैं बट अनफॉर्च्यूनेटली कई बार हम लोग उसको रिकॉर्ड में नहीं कर पाते हैं ठीक से। आज भी हमारे पास कई ऐसे केसेज़ आते हैं जब बहुत पुराने जो फ़िज़िकल सर्टिफ़िकेट्स हैं वो आके आज भी हमारे पास आते हैं कई बार कि ये फ़िज़िकल सर्टिफ़िकेट्स हैं, इनका क्या हुआ, शेयर का क्या वैल्यू हो गया। उसी तरह से म्यूचुअल फंड्स में बहुत सारे लोग अपने पुराने इन्वेस्टमेंट्स लेके आते हैं। तो इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट कि आप अपनी डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर करके रखिए, एक ब्लैक बॉक्स बना के रखिए जिसे आप लॉकर में अच्छी तरह से सँभाल के रख सकते हैं अपने सारे इन्वेस्टमेंट डिटेल्स के साथ। स्टेट प्लानिंग को नेगलेक्ट नहीं करिए, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है और आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने ये हमें सजेस्ट भी किया कि बिल इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि फैमिली में डिस्प्यूट्स ना हो और एक स्मूथ ट्रांसफर वेल्थ का हो जाए। और आप अगर आस-पास न्यूज़पेपर में भी देखेंगे कई सारे सेलिब्रिटीज़, कई सारे फेमस बिज़नेसमैन में अगर क्योंकि स्टेट प्लानिंग नहीं है, क्योंकि विल नहीं है, तो कई बार डिस्प्यूटेस आ जाते हैं। तो इसलिए इट इज़ बेटर कि आप विल भी क्रिएट करके रख सकते हैं।
रिटायरमेंट के लिए कुछ एक चेकलिस्ट है। इमरजेंसी फंड इज अ मस्ट, हेल्थ इंश्योरेंस इज अ मस्ट, रेगुलर कैश फ्लो इज मस्ट। आपको रेगुलर कैश फ्लो सबसे पहले जितना जीवन यापन के लिए जरूरी है, दैट यू शुड मेंटेन इट, एंड देन यू कैन ऑलवेज टॉप इट अप विद द लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस। विल्स एंड नॉमिनीज बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कहीं पे भी आपका इन्वेस्टमेंट है, वहां पे आप देखिए नॉमिनी है कि नहीं। आप बैंक अकाउंट में, फिक्स्ड डिपॉजिट में, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स में, डीमैट में, हर जगह नॉमिनीज को देखिए, विल भी बना के रखिए। और साल 2 साल में एक बार अपना आप बजट को भी रिव्यू करते रहिए कि कोई ऐसा एक्सपेंस तो नहीं है जो आपका बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। अगर वो एक्सपेंस हेल्थ से रिलेटेड है और आपको ऐसा लगता है कि ये एक्सपेंस बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, तो कहीं पे आप देखिए कि कुछ एक्सपेंस कहाँ पे मैं कम कर सकता हूँ, और अकॉर्डिंगली आप बजट को बैलेंस कर सकते हैं। I think retirement is not the end, it's the second innings. Combining planning with purpose, it's peace of mind. So stay healthy, stay invested, stay curious. So ये जो हमारा रिटायरमेंट है, इट्स अ वेरी वेरी लॉन्ग जर्नी, क्योंकि अगर आप हमारा लाइफ देखेंगे तो शुरुआत की जो हमने लर्निंग फेज के बारे में बात करी थी, वो एक 30 साल का फेज था। उसके बाद जो हमारी अर्निंग फेज है वो भी 30 साल का फेज है, और जो हमारा जो रिटायरमेंट फेज है वो भी ऑलमोस्ट 30 साल था। उस समय पे अगर आप बात करें तो उस समय पे आप गाड़ी को लेके चला रहे थे, फैमिली के रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप लेके आगे बढ़ रहे थे। बट आज जो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके सेविंग्स की है, जो आपको आगे आने वाले समय पे आपको लेके जाएगा। इसलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टे हेल्दी, स्टे इन्वेस्टेड एंड स्टे क्यूरियस अबाउट इन्वेस्टमेंट्स. These are some of the basic informations which is available, but I just thought कि I'll share with you for investment. So whenever you are doing mutual fund investments, there are few requirements which you have to do. Basic requirement, KYC होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, बैंक अकाउंट होना चाहिए. Once you complete it, you can open a mutual fund folio. कंप्लेंट्स के लिए आप म्यूचुअल फंड के ऑफिसर्स के पास आप जा सकते हैं, और अगर आपको कंप्लेंट्स एस्केलेट करना है तो भी आप सेबी के पास भी कंप्लेंट के लिए जा सकते हैं। I think, Yogini ji, that is all from my side. We can open up for the Q&A. Thank you all for patiently hearing this. We can open up for the question and answer. ब्यूटीफुल, थैंक यू सो मच सर। काफ़ी अच्छे सर, काफ़ी डिटेल वे में आपने एक्सप्लेन किया अबाउट एवरी डिटेल अबाउट इन्वेस्टमेंट्स। थैंक यू सो मच फॉर दिस सेशन। विल कंक्लूड टुडेज सेशन। थैंक यू सो मच राइसा जी एंड ख्याल टीम हमारे साथ बने रहने के लिए। विल सी यू एवरीवन वेरी वेरी सून। तब तक के लिए बाय एंड हैव द हैप्पीएस्ट डे अहेड। थैंक Thank यू। you. Thank you. Bye bye. Please like, subscribe, and press the bell icon to get notified for new videos.